बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम उमीरुद्दीन। अलमिया ये है कि जब से मुल्क बने और जब से हम लोगों ने होश संभाली, हम ये सुनते चले आए कि पाकिस्तान नाजुक हालात से और बड़े नाजुक मोड़ पर खड़ा है और हालात से गुजर रहा है। और फिर ये सुनते सुनते हम नौजवान हो गए, उसके बाद फिर हम थोड़ा और आगे चले गए, निकल गए। वो किसी को अच्छा नहीं लगता कि कह के जवानी गुजर गई, इस वजह से मैं आगे नहीं जा रहा। बहरहाल, लेकिन जो मसाइल थे वो मसाइल हल हुए नहीं। मसाइल वैसे के वैसे ही हैं। 2009 में मुझे याद पड़ता है कि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में, जब CM पंजाब होते थे, तो उस टाइम पर वो हबीब जालिब साहब की नज़म पढ़ते थे, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। उसके बाद 2018 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान दोबारा उन्होंने वो नज़म पढ़ी, उसके बाद वो वज़ीर आज़म बन भी गए। अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि मियां शहबाज साहब क्या बोलते थे अपोजिशन में होते हुए, और अब उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरह से सर अंजाम दे रहे हैं, वो भी बात करेंगे। पहले देखिए। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। चंद लोगों की खुशियों को लेकर चल, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ, सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ। तो फिर ये कहते कहते कि दीप जिसका महल्ला ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये कहते कहते पढ़ते पढ़ते मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया। अब सिचुएशन क्या है इस वक्त, जब से उन्होंने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल 84 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो चुका है इस हुकूमत के आने के बाद से। डीजल की कीमत में 115 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हो चुका हुआ है। एक गरीब आदमी जो कि घर का चूल्हा जलाने के लिए राशन 5-6 हज़ार रुपये में ख़रीदता था, वो अब ये कहता है कि मुझे 10-12 हज़ार रुपये में ख़रीदना पड़ता है। टैक्सेस की भरमार है मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें IMF की इंस्टॉलमेंट चाहिए। और पहले ये कहते थे कि अगर IMF की इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी तो खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। डिफ़ॉल्ट अगर पाकिस्तान हो जाता है तो वही हालात होंगे जो श्रीलंका के हालात। श्रीलंका के हालात क्या हैं कि वहाँ पे इंटरनेशनल डिफ़ॉल्ट के बाद एक खाना जंगी की सी सूरत हाल है, इकॉनमी का बुरा हाल है, और उसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग, वो तो पाकिस्तान में भी है। और कल मैंने आपको दिखाया था कि कराची की क्या सूरत हाल है। आज लाहौर में एहतजाज हुआ है। द पॉइंट इज़ दैट इट इज़ नॉट बीइंग, द पीपल right now are not being motivated by some political party। ये जो लोग अब सड़कों पर निकल रहे हैं, ये जो लोग, ये आम शहरी हैं। ये किसी सियासी जमात के कहने पे या इमरान खान के कहने पे या इमरान खान के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने पर बाहर नहीं निकल रहे। ये इसलिए निकल रहे हैं कि इनका बच्चा घर में बिजली ना होने की वजह से गर्मी में रोता है। ये इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि बाप के पास पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चे को एक डिसेंट लाइफस्टाइल दे सकूं। और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बजट में टैक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं, पेट्रोल डलवाने की सकत नहीं है, तो इस वजह से अब लोग बाहर निकल रहे हैं। क्या सूरत हाल है देखिए। इसमें लाहौर और कराची दोनों के मनाजर में आपको दिखा रहा था। और फिर अद्वियात के हवाले से मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट में अगर पैनाडोल की शॉर्टेज हो जाए, खून पतला करने वाली दवाई की शॉर्टेज हो जाए, जिगर के आर्जे में मुब्तला मरीजों की दवाई की शॉर्टेज हो जाए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में फ़िलहाल जो हमारे वफाकी वज़ीर ख़जाना है, उनका एक ज़बरदस्त अक़वाले ज़री मैंने आपको कल सुनाया था, जो कि उन्होंने मेहर बुखारी साहिबा के शो में कहा कि 1 रुपये में भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अगर हमसे कोई ख़रीद ले तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको याद कराते हैं दोबारा। ये PIA और स्टील मिल से मिफ्ता इस्माइल की कोई ख़ास मोहब्बत है। हमारे लिए पाकिस्तान के नेशनल एसेट्स हैं, हमारे लिए ये हमारे एसेट्स हैं, असासे हैं। ये वो असासे हैं जिनको अगर रीवैम्प कर दिया जाए, रेविटलाइज़ कर दिया जाए, रिवाइव कर दिया जाए, तो उसके बाद ये मुनाफे में जा सकते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को अरबों रुपए का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने ये करना है, उनकी सोच ये है, उनका विजन ये है, उनकी बसीरत ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर 1 रुपये में भी हमसे ये असासे, हमारे रियासती असासे ख़रीदना चाहता है तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ, ये बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है। ये पहले 2018 में भी कह चुके हैं। क्या कहा था इन्होंने?
I don't know if there would be a buyer for PIA after next election, but I hope there is one, and we should just try and sell this PIA. And I will do an offer. Whoever buys PIA, I'll give them Pakistan Steel for free. Seriously, I mean, I'll take all the liabilities. I'll give Pakistan Steel for free. तो मिफ्ता इस्माइल यहाँ पर ये कह रहे थे कि अगर कोई मुझसे PIA खरीदता है तो पाकिस्तान स्टील मिल उसको मैं फ्री में दे दूंगा। PIA खरीद ले, पाकिस्तान स्टील मिल फ्री में दे दूंगा। उसके बाद अगला जो स्टेटमेंट था, मैं वो सुन के, आज मैंने ये शॉर्ट निकलवाया तो मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ। अंग्रेजी में उन्होंने बोला, सीरियसली आई विल टेक ऑल द लाइबिलिटीज एंड गिव पाकिस्तान स्टील मिल फॉर फ्री, यानी कि लाइबिलिटीज भी मैं ले लूंगा, जो नुकसान है, खसारा है, वो भी मैं ले लूंगा और पाकिस्तान स्टील मिल फ्री में दे दूंगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इतना हिस्सा इस शॉर्ट का मैंने अलहदा से कटवाया। प्रोड्यूसर साहब ये जरा दोबारा चलाइए। Seriously, I mean, I'll take all the liabilities. I'll give Pakistan Steel for free. Seriously, I mean, I'll take all the liabilities. I'll give Pakistan Steel for free. Seriously, I mean, I'll take all the liabilities. I'll give Pakistan Steel for free. उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब को किसी ने कहा कि कोई होश के नाखुन लें। आप ये क्या कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान स्टील मिल के तमाम नुकसान जो है और जो लाइबिलिटीज़ है वो भी ले लेंगे और पाकिस्तान स्टील मिल फ्री में दे देंगे PIA के साथ। तो फिर मिफ्ता साहब ने अपने आप को करेक्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कर्जों के साथ पाकिस्तान स्टील मिल कोई खरीदना चाहता है तो मैं वैसे ही दे दूंगा। ये सुन लें, ये तभी क्या 2018 शॉर्ट है। PIA के कर्जे अदा कर रहे स्टील मिल कर्जे अदा कर रहे स्टील मिल। हाँ, कोर्ट है। स्टील मिल कर्जे के साथ कोई लेना चाहे फ्री में दे। फिर मिफ्ता इस्माइल पर जब तनकीद हुई तो उनके कहना पड़ा कि मैं तो मजाक कर रहा था। ये फरवरी 2021 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उन्होंने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन अभी जब उनकी हुकूमत दोबारा आई है, वो वफाकी वजीर ख़जाना बन गए हैं, तो फिर उन्होंने ये बोल दिया कि 1 रुपये में पाकिस्तान स्टील मिल या PIA हमसे लेता है कोई अगर बंदा तो हमें उसका फ़ायदा हो जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान स्टील मिल या पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस किसी के बाप का तो नहीं है ना, कोई एहसास ये किसी के ऐसी तो नहीं है कि कोई 1 रुपये में बेच दे या फ्री में दे दे या एक खरीदो बाय वन गेट वन फ्री। ये तो नहीं हो सकता ना इस मुल्क के अंदर। इनको आपने ठीक करना है, इन एहसासों को, इनको आपने प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाना। मैं अगर सिर्फ PIA के हवाले से आपसे बात करूँ, 1946 में कलकत्ता में एक कारोबारी ख़ानदान था जिनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस ज़माने में ये कहा कि मुसलमानों की कोई एयरलाइन नहीं है, तो उनके कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर उस मुस्लिम ख़ानदान ने ओरिएंट एयरवेज़ के नाम से 3 जहाज़ ख़रीद कर ओरिएंट एयरवेज़ लॉन्च कर दिया। बरतानवी हुकूमत में ये पहली वाहिद मुसलमान एयरलाइन थी। 1955 में हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें इंज़माम करके पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बुनियाद रख दी। 1959 में PIA का अरूज शुरू होता है और MD उस वक्त थे एयर मार्शल नूर खान साहब। जब वो MD बनते हैं 1959 वाज द फर्स्ट ईयर के PIA प्रॉफिट में जाती है। इट वाज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बैक इन 1959 और उसके बाद PIA रिकॉर्ड्स बनाती है। लंदन से कराची का सफ़र है 938.78 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जहाज़ परवाज़ करता है। कोई भी कमर्शियल जहाज़ दुनिया का पहला होता है जो इतनी रफ्तार से परवाज़ करता है और ये आलमी रिकॉर्ड बनता है और पूरी दुनिया में हेडलाइंस लग जाती हैं। 70 की दहाई में PIA के जहाज़ों में इजाफा होता है, रूट्स में इजाफा होता है, डेस्टिनेशन में इजाफा होता है। एशिया की सरफहरिस्त एयरलाइन के तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को टैग किया जाता है। पूरी दुनिया के दूसरे जो ममालिक है वो PIA की तरफ देखते हैं, चाहे वो सिंगापुर एयरलाइन है, सोमालिया की एयरलाइन है, एमिरेट्स जो इस बहुत बड़ी एयरलाइन है और प्रॉफिट में है, फिलीपींस की एयरलाइन है, यमन की एयरलाइन है, एयर माल्टा है, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से इंतजामी और तकनीकी खदमात हासिल करते हैं और जहाज़ भी लीज पर लेते हैं। PIA से जहाज़ लीज पर लेते हैं, खिदमात हासिल करते हैं इंतजामी तौर पे, तकनीकी तौर पे। इस दौर में PIA के पास ये फैसिलिटी हासिल है कि वो अपने हेड ऑफिस को टच किए बगैर दुनिया के किसी भी मुल्क में परवाज कर सकता है और किसी एयरलाइन के पास ये इस्तेहकाक नहीं था। 80 की दहाई आती है, PIA के जहाज़ों में मजीद इजाफा होता है। 80 की दहाई में साउथ एशिया की पहली जदीद तरीन एयरलाइन का मुकाम हासिल करती है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। 1985 में एमिरेट्स को 2 जहाज़ लीज करती है जिसमें एक बोइंग 737 और एयरबस A300 है। 90 की दहाई आती है तो उसमें रूट्स में इजाफा किया जाता है और 2004 तक 45 साल तक PIA मुनाफे में थी। 1949 से लेकर 1959 से लेकर 2004 तक PIA मुनाफे में थी और 2004 का जो मुनाफा मेरे सामने आया हुआ है 2300 मिलियन रुपए है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का। उसके बाद PIA का जवाल शुरू होता है, उसके बाद से वो खसारे में जाना शुरू होती है और खसारा आहिस्ता इतना बढ़ जाता है कि इस वक्त कहा जा रहा है कि सालाना तकरीबन 50 अरब रुपए का खसारा है। अब मेरा सवाल यह है कि एक एयरलाइन जो कि 45 साल तक मुनाफे में थी,
एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा जो 45 साल तक मुनाफे में था, 2004 तक मुनाफे में था, हमारे होश की बात है, हम वहां तब देखते थे PIA वाज इन प्रॉफिट, इट वाज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसको आपने मिसमैनेज करके, करप्शन की वजह से, सियासी भर्तियों की वजह से उसकी जड़ों को आपने खोखला किया है। उसमें आपने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं कि जिसकी वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया में उसके रूट्स कम हो गए हैं, और रूट्स को फिर जानबूझ के कम किया गया है, बदनीयती की गई है, रूट्स बेचे गए हैं, बंद किया गया है, जहाज ग्राउंड किए गए हैं, छोटे टेक्निकल एरर्स की वजह से आपने उनको ठीक नहीं किया, लीज पर लेते हैं, फिर उसको वापस करते हैं, फिर उसको उस हालत में वापस नहीं करते हैं, तो उसका किराया आपको पड़ता चला जा रहा है महीने के। इतनी मैसिव लेवल पे करप्शन है और मिसमैनेजमेंट है PIA के हवाले से कि वो हैरानकुन है। तो अब आप बजाय इसके कि उसको ठीक करें और हमारा इदारा हमें मुनाफे में करके वापस दें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने इस मुल्क की बागडोर संभाल ली है ना, आप अब गवर्नमेंट में है ना, आप फाइनेंस मिनिस्टर है ना, आप वजीर आजम है ना, आपके पास इक्तदार है ना, आपके पास ताकत है ना, आपके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ना, हमें हमारे अदारे मैनेज करके दें। हमारे इदारे इस तरह से किसी रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए नहीं है कि आप कहें 1 रुपए में बेच दूंगा, मुफ्त बेच दूंगा, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये किसी के बाप का माल नहीं है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मलकियत है और उनके बच्चों की मलकियत है, और आपने इसको मैनेज करना है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं, लेट्स सपोज कि आप नहीं कर सकते, तो आप साफ साफ बताएं। लेकिन ये क्या ऑप्टिक्स हैं? कभी आप कह देते हैं मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। आपको पता है कि जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलेगा कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, तो बैनुल अक़वामी सतह पर क्या इमेज जाएगा? फिर आप कहते हैं कि PIA मैं मुफ्त में दे दूंगा, 1 रुपए में दे दूंगा, बैनुल अक़वामी सतह पर क्या इमेज जाएगा? अगर PIA एमिरेट्स को खड़ा कर सकती है, अगर PIA सोमाली एयरलाइन को खड़ा कर सकती है, फिलीपींस की एयरलाइन को खड़ा कर सकती है, एयर माल्टा को खड़ा कर सकती है, तो PIA आज खुद अपने पैरों पर क्यों खड़ी नहीं हो सकती है? ये जानने के लिए मैंने जो PIA के साबिक MD कैप्टन एजाज हारून साहब को, कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कैप्टन साहब, एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग, अपसेटिंग है अगर मेरे मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलता है कि 1 रुपए में PIA बेचूंगा और अगर ये बिकेगा तो बड़ा फायदा है, और तमाम असासे, न्यूयॉर्क का होटल, पेरिस का होटल, PIA की बाकी तमाम बिल्डिंग्स, PIA के जहाज। मुझे ये बता दें कि क्या वाकई ये 1 रुपए में बेचना हमारे लिए फायदे का सौदा है? कैप्टन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आज का जो आपने टॉपिक लिया है, इट्स रियली अ टफ वन। डेफिनेटली नॉट। PIA को तो बेचना मतलब ये मेरे ख्याल में कई सालों से एक इन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया, मैं तो मजाक कर रहा था, ये कोई मजाक ही चल रहा है, और इस मजाक की वजह से मेरे ख्याल में PIA जो है वो इस हद तक पहुंच गई है। आई थिंक अभी इस गवर्नमेंट को भी आए हुए तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं, मगर आई डोंट थिंक दे हैव मेड एनी एफर्ट टू सी एंड फाइंड आउट कि हमने एक कॉरपोरेशन जो कि है, चल रही है, उसमें क्या इश्यूज हैं। अब मैं अगर बैठ के आपको बताऊं तो इफ वी टेक फ्रॉम से 2008, पहले ये था कि 10 साल लिए जाते थे कि जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने बेड़ा गर्क किया, फिर आई PMLN, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, और PTI आई कि हम तब्दीली लाएंगे, हम सब कुछ अच्छा करेंगे, उन्होंने तो सोने पे सुहागा कर दिया। अगर आप एक है, अगर मैं काश के आई विश यू आपको मैंने भेजी तो थी, आप उसको अगर देखते कि उसके आप सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस देख लें तो यू विल सी कि इट इज समथिंग इज पॉसिबल, अगर चाहे गवर्नमेंट चाहे सीरियसली। 2008 में मैं आया था व्हेन आई केम, आई मीन, एंड उस वक्त भी यही हाल था जो आप अभी इस वक्त बयान कर रहे हैं कि PIA के अंदर जो लॉसेस थे, लॉसेस होना शुरू हो गए थे, जहाज ग्राउंड कर दिए गए थे जैसे आज किए हुए हैं। इस वक्त आप देखें PIA के द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट व्हिच आर ग्राउंडेड, इट इज गोइंग, मतलब बंदे को रोना आता है कि एक एयरलाइन जिसकी फ्लीट में से आपने तकरीबन 8-9 जहाज सिर्फ इसलिए ग्राउंड किए हुए हैं कि आपने उनके पार्ट्स कुछ जो जरूरी थे नहीं खरीदे, और आपने एक जहाज को ठीक करने के लिए इसको कैनिबलाइज कर दिया। एंड आई मीन देयर इज बीन सो मच ऑफ मिसमैनेजमेंट कि दिस रियली नीड्स लुकिंग इनटू। आज अगर आपने देखा हो कि कैप्टन साहब ये जरा दोबारा बताइएगा प्लीज मेरे ऑडियंस के लिए। जहाज को ग्राउंड किया गया है एक माइनर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से,
की वजह से उन्होंने अपनी कॉस्ट बचाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक जहाज जो हैंगर में गया हुआ है उसका पार्ट निकाल के दूसरे जहाज में लगा दिया। अब जाहिर है वो जहाज जो है वो जब इट कैन नॉट फ्लाई बिकॉज उसमें वो पार्ट है नहीं, देन दे स्टार्टेड कैनिबलाइजिंग। और ये कैनिबलाइजिंग करते करते आप ये माने कि इस वक्त पीआईए के 4 777, पीआईए का पहला 777 2003 में आया था, which means the oldest 777 of PIA is only 21 years old. PIA के जहाज आपको याद है जो 747 हमने 70s में लिए थे, till 2016 they were flying. In 2008 when I came, 747s had been grounded by the management at that time, but I brought them online और from 2008 से लेके 15 तक उन्होंने फ्लाई किया और उन्होंने सर्विस दी। और सर अभी यही मसला है कि जो आप जिसको कहते हैं आपके जो वर्क हॉर्सेस हैं उनको आपने अस्तबल में बंद कर दिया है। आप कहां से कमाएंगे? आपके रेवेन्यूज कहां से आएंगे? आपकी रूट्स आप देखें कि आप जो एयरलाइन आज से मतलब पहले 2008 में जो इंटरनेशनल 35 रूट्स के ऊपर जाती थी वो आज 14 रूट्स पे जाती है, सिर्फ ओनली 14। In 2008 we were doing 35, हम में 20 रूट्स करते थे, इस वक्त 12 कर रहे हैं। आपके पास मतलब जो एक आपको पता है हर वक्त ये कहते हैं कि जी पीआईए को एम्प्लॉइज खा गए। ये बात मेरी सुन ले, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहते हैं कि एम्प्लॉइज खा गए, देयर टू मेनी एम्प्लॉइज पर एयरक्राफ्ट। इन्होंने 10,000 एम्प्लॉय निकाल दिया पीआईए से। 10,000 निकालने के बाद आज भी टुडे the number of employees per aircraft is more than what it was in 2008. So you have not gained anything. You have brought people who just started cutting, and there is no end to it. ठीक है, The government has to have some. एक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अंग्रेजी की बजाय उर्दू ज़बान में ज़रा अगर आप ज़्यादा बोलें ताकि ऑडियंस को समझ आए। अच्छा, दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि जो पीआईए के साथ प्रॉब्लम्स है, मिसाल के तौर पे ये मिसमैनेजमेंट ऑफ करप्शन इन मेडिकल सर्विसेज, वो मुशर्रफ साहब के दौर में मेडिकल बजट पीआईए का 1 अरब रुपए था, नवाज शरीफ साहब के दौर में 4 अरब रुपए हो गया। मिसमैनेजमेंट इन क्रू शेड्यूल, मिसमैनेज्ड प्रायोरिटीज़, कंटिन्यूटी ऑफ लॉस मेकिंग रूट्स, ये बहुत बड़ा, यानी कि एक रूट जो है मिसाल के तौर पे जहाज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये एक रूट है ना, कंटिन्यूटी ऑफ लॉस मेकिंग रूट्स, यानी कि जिन रूट्स पर नुकसान है हम उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? कौन इसका जिम्मेदार है? जब हम इस तरह की मैनेजमेंट करेंगे कि कंटिन्यूटी, सर एक सेकंड, कंटिन्यूटी ऑफ लॉस मेकिंग रूट्स, तो फिर नुकसान तो होगा, खसारा तो होगा। उसके बाद लीजिंग एयरक्राफ्ट इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग ऑन ग्राउंड, यानी कि एक एयरक्राफ्ट है उसमें हल्का सा कोई प्रॉब्लम आ गया है, उसको फिक्स करने की बजाय आप कहते हैं कि लीज पे हम किसी और से उठा लें और उसको फिर लाखों डॉलर आप देना शुरू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्वेबल नहीं है क्या? इनको रिजॉल्व करना चाहिए या 1 रुपए में पीआईए बेच दें? ये जो फाइनेंस मिनिस्टर का विजन है, ये आपको समझ आता है? देखिए, ये तो कोई विजन नहीं है 1 रुपए वाली, तो आई थिंक इट्स जोक। और इट्स मिफ्ता साहब को तो आके अपोलोजाइज करना चाहिए और कहना चाहिए कि जी आई गेस ही जस्ट सेड इट। और 1 रुपए में अगर बेचते हैं तो मैं और आप मिलके खरीद लेते हैं, हमें दे दें 1 रुपए में, हम ले लेते हैं, फिर इनको चला के बताएंगे। सही है। अच्छा, अब मैं आपको जो बताऊं, आपने जो लॉस मेकिंग रूट्स का और कहा, देखें एहतशाम साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। एक सेकंड कैप्टन साहब, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। 1 रुपए में मिफ्ता साहब कहते हैं मैं बेचता हूं लायबिलिटी के साथ या लॉस के साथ। इस वक्त कोई बड़ा सरमायादार आ जाए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक बहुत बड़े सरमायादार हैं, इफ आई मे टेक द नेम, शाहिद खकान अब्बासी साहब की अपनी एयरलाइन है। 2006 के बाद मैंने चेक करने की कोशिश की है कि वो प्रॉफिट में है, लॉस में है। पीआईए तो लॉस में है, सरकारी एयरलाइन है, मुझे नहीं पता चला, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। वो उस कंपनी के अपने कोई मामलात होंगे, उन्होंने वो शेयर नहीं किया हुआ पब्लिकली, बट आई एम श्योर कि कोई प्रॉफिट में ही होगा ना। इस वजह से शाहिद खकान अब्बासी साहब टैक्स पेयर्स की फहरिस्त में बहुत अव्वल नंबर पर आते रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस में। माशाल्लाह अमीर आदमी है, तो उनकी अपनी एक एयरलाइन है। आज कोई अमीर आदमी पीआईए खरीद ले, वो उसके अंदर सरमाया इन्वेस्ट करे, मैनेजमेंट को दुरुस्त करे, करप्शन को ख़त्म करे, पॉलिसी को ठीक करे, सियासी भर्तियों को ख़त्म करे और जदीद तर्ज पर इसको लेकर जाए,
तो यही एयरलाइन मुनाफे में चल जाएगी। कैप्टन साहब एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इस सवाल आपसे लेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने साबिक MD PIA कैप्टन एजाज हारून से सवाल ये किया था कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये फरमाते हैं कि 1 रुपये में PIA हमसे कोई ख़रीद ले तो बड़े फ़ायदे की बात है। आज कोई सरमायादार 1 रुपये में ख़रीद लेता है, ऑफ कोर्स PIA के खसारे के साथ, लाइबिलिटीज़ के साथ, और वो उसमें पैसे इन्वेस्ट करता है और रीवैम्प करता है पूरी कंपनी को, मैनेजमेंट ठीक करता है, करप्शन ख़त्म करता है, पॉलिटिकल डिसीजंस ख़त्म करता है, पॉलिसी ठीक करता है, लॉस मेकिंग रूट्स पर जो कंटिन्यूटी है वो ख़त्म करता है, रूट्स को ठीक करता है, जो जहाज़ ग्राउंड हुए हुए हैं उनको फाल करता है, उनको दोबारा ऑपरेशनल करता है। तो क्या यही PIA मुनाफे में आ सकती है या नहीं आ सकती? कैप्टन साहब जी, एहतिशाम साहब बिल्कुल 100% अगर कोई बंदा इसको ले ले और ये जेन्युइनली अगर समझते हैं कि हम किसी को देना चाहते हैं और ये दें, नेचुरली जब कोई डील होगी तो उसके अंदर देयर विल बी सर्टेन थिंग्स दैट विल नीड टू बी एडजस्टेड और कुछ कंसेशंस भी मांगे जाएंगे, बट PIA कैन रिकवर इट 100%। मैं आपको बताऊं व्हाई। क्योंकि PIA जो है इसने इन द लास्ट 10 years अपना मार्केट शेयर जो कि 76% पे था वो हैज़ कम डाउन टू 38%। जो इंटरनेशनल में मार्केट शेयर विच वाज 45% इज कम डाउन टू 16%। तो आपने अपना बिजनेस, द बिजनेस इज देयर, ये नहीं है कि बिजनेस नहीं है, बिजनेस है, आपने किसी और को दे दिया है क्योंकि आपकी पॉलिसीज या आपके तौर तरीके, आपकी मैनेजमेंट सही नहीं है, और आपने अपने जहाज जो है, फ्लीट जो है, वो आपने आधी से ज़्यादा ग्राउंड कर दी है, और आप जो जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो यू आर नॉट एबल टू मीट योर स्केड्यूल। तो जाहिर है कोई अगर आदमी इसको लेगा और इसको कोई अच्छे प्रोफेशनल्स को लाएगा तो डेफिनेटली दिस। ठीक है, कैप्टन साहब के साथ रब्ता बहाल कीजिएगा। सलीम मांडवी वाले साहब ने हमें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। मांडवी वाले साहब बहुत शुक्रिया, आप साबिक वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब का ये स्टेटमेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद इकॉनमी पे भी मैंने आपसे डिस्कशन करनी है, विच इज़ माई सेकेंड स्टोरी सर। ये जो टैक्स वगैरह लगे, डू यू बाय द आइडिया ऑफ मिफ्ता इस्माइल व्हेन ही सेज कि अगर 1 रुपये में PIA हमसे कोई ख़रीद ले तो ये हमारे लिए बड़े फ़ायदे की बात है? देखें, ये तो मेरी नज़र में ये दिस इज़ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। 1 रुपये में हम PIA को क्यों बेचने देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। PIA की एक बड़ी स्ट्रेटिजिक वैल्यू है, एक नेशनल कैरियर है, तो 1 रुपये में बेचने वाली की बात नहीं होती। बात ये होती है कि अगर आपने बेचना भी है तो देयर हैज़ टू बी सम प्लान फॉर PIA। और कई प्राइवेटाइजेशन हमने की हैं पास्ट में भी, जो गवर्नमेंट्स ने की हैं, वो हमने देखा है वो कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, बंद हो गई, ख़त्म हो गई। तो एवरी प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट अ सक्सेस स्टोरी। तो आपको देखो, और ये देखें, रेलवे हो गया, PIA हो गया, ये एक कई लिहाज से ये स्ट्रेटिजिक एसेट्स हैं एक कंट्री के, तो उसको प्राइवेटाइज करने की आप बात ज़रूर करें, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट अ मनी इशू हियर, इट इज़ अ इशू दैट व्हाट विल वी डू आफ्टर प्राइवेटाइजेशन विद PIA, और हम किस हद तक उसको प्राइवेटाइज कर सकते हैं और किस हद तक उसको हम किसी को दे सकते हैं चलाने के लिए एज एन इन्वेस्टर, बट नॉट एट ऑल वी विल कम्प्लीटली गिव अवे PIA। ठीक है, लेकिन मिफ्ता साहब पिछले टेन्योर में भी ये कहते थे अगर पाकिस्तान स्टील PIA हमसे कोई ख़रीदता है तो पाकिस्तान स्टील मिल हम फ्री में दे देंगे, और इस बार फिर उन्होंने कहा जी दोनों इदारे 1 रुपये में हमसे कोई ख़रीद ले। तो मिफ्ता साहब की मैं स्टेटमेंट्स पे कमेंट नहीं करना चाहता, वो कई ऐसे बातें कर जाते हैं विच आई फील आर नॉट डन इन अ सीरियस वे, यू नो। आई डोंट नो, बट ही इज़ हैंडलिंग वेरी सीरियस बिजनेस। मईशत इस वक्त सर गरीब आदमी परेशान है, जो बजट आ रहा है और जो सूरत हाल है, और पेट्रोल की कीमत में इजाफा, महंगाई में इजाफा, टैक्सेस में इजाफा, उसके बाद फिर अगर वो अब सीरियस मूड में नहीं है और इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं तो पता नहीं वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करें। बहरहाल PIA से आगे बढ़ बजट की बात करूं तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये जो लेवी की बात है आज कि लेवी पेट्रोलियम मसनूआत पर लगेगी, उस हवाले से क्या क्या आपको सुनवाते हैं?
लेवी जो है ये इजाज़त है आप लोगों की तरफ से हुकूमत को कि वो 50 रुपए तक लगा सकती है। इस वक्त तो लेवी ज़ीरो है और फिल फॉर कोई 50 रुपए तक जाने का कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई वो है कोई ख्याल है। ये इन्होंने कहा जी कि ये पास हो गया, लेकिन इजाज़त है कि 50 रुपए तक लग सकती है पेट्रोल के ऊपर लेवी, लेकिन ना उम्मीद है ना ख्याल है। यही कहते थे मिफ्ता इस्माइल साहब पहले भी इनकम टैक्स के हवाले से कि उसमें इजाफा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद फिर इजाफा हो गया। फिर उन्होंने कहा कि IMF की वजह से मज़ीद टैक्सेशन नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बाद मज़ीद टैक्सेशन की गई। फिर समरी मुस्तरद हुई पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के हवाले से, लेकिन फिर बाद में मंजूर भी हो गई। अब ये 50 जो कह रहे हैं ना, जो वो कहते हैं कि नहीं होगा वो फिर हो जाता है, तो ये भी फिर हो ही जाएगा ना सर। देखिए, मैं आपको ये लेवी की थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊँ। पिछले साल का बजट अगर आप निकालें तो उसमें 600 बिलियन रखा हुआ है लेवी में, और लेवी लगा नहीं सकी गवर्नमेंट ड्यू टू हाई पेट्रोलियम प्राइसेस। तो मैं ये समझता हूँ ये एक उन्होंने प्रोविज़न रखा है, मगर अगर पेट्रोलियम प्राइसेस इसी तरह रहीं एट दिस लेवल तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट विल फेस। और इन्होंने अभी बजट में 750 बिलियन कर दिया है 600 की जगह, तो 150 बिलियन और बढ़ा दिए। तो इसको कहीं ना कहीं से तो इनको रिकवर करना है बजट में, नहीं तो ये आपका खसारा बन जाएगा। तो कीपिंग ऑल दिस इन व्यू, लेवी का इन्होंने प्रोविजन जरूर रखा है, बट आई होप दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू पुट द लेवी, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त, जिस प्राइस पे पेट्रोल आज भी 120 पे मुझे मैसेज आया, 120 बैरल 120 US डॉलर पे बैरल फिर चला गया। नीचे आया था कुछ, अब फिर ऊपर चला गया। तो अगर तो ये नीचे आता है फिर तो लेवी की गुंजाइश बनेगी, मगर अगर ये इसी स्टेज पे रहता है और इससे ऊपर जाता है तो फिर लेवी लगाना बड़ा मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, अब ये जो टैक्स की अगर मैं आपसे बात करूं, आयशा गौस पाशा साहिबा का कहना है कि हम ऐसे टैक्स लाएं जो साहिब सरवत लोगों पर लगेंगे। हमने इसलिए किया है कि आम आदमी पर बोझ ना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी जो कि तनख्वाहदार तबका है उसके हवाले से जो टैक्सेशन का निज़ाम सामने आया है, 50,000 रुपये अगर 50,000 रुपये तक कोई शख्स कमा रहा है, 50,000 से 1 लाख रुपये तक तनख्वाह लेने वालों पे 2.5% की शरह से टैक्स आयद होगा। फिर माहाना 1 से 2 लाख रुपए अगर कोई कमा रहा है तो सालाना 15,000 रुपये फ़िक्स टैक्स और इजाफी रकम पर 12.5% टैक्स आयद होगा, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी की तनख्वाह 1.5 लाख है तो वो सालाना 15,000 फ़िक्स टैक्स तो अदा करेगा, लेकिन इसके अलावा 6,250 रुपये अलग से माहाना अदा करेगा। तो जो आदमी 50,000 रुपया कमा रहा है, जो आदमी लाख रुपया कमा रहा है, गिवन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम, गिवन द फैक्ट के अशाए खुर्दनोश इतनी महंगी हो चुकी हैं, वो इतना टैक्स का बोझ बर्दाश्त कर सकता है? नहीं कर सकता। और हमारी तजवीज़ यही थी कि 1 लाख रुपए तक जो आदमी सैलरी ले रहा है उसको टोटली एग्जम्प्ट कर दें, मगर ये हमारी बात IMF ने नहीं मानी। उन्होंने कहा नो सच एग्जम्पशन। तो उसकी वजह से हमें फिगर लानी पड़ी 50,000 पे। नहीं तो गवर्नमेंट की इंटेंशन ये थी, और हमारी एज सेनेट कमेटी एंड एज पार्लियामेंट ये थी कि 1 लाख महीने की तनख्वाह को टोटली टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया जाए। अच्छा, तो लेकिन फिर क्यों नहीं किया गया? मैंने बताया ना आपको, IMF did not agree. IMF did not agree. अच्छा, अब IMF, इसका मतलब है कि फिर बजट तो हमारा IMF ही बनाता ना, जो हम इतने सालों से कह रहे हैं कि जी IMF का बजट है, IMF का बजट है। अगर PTI हुकूमत में होती है तो भी आप लोग कहते हैं कि IMF का बजट है, IMF के कहने पे उन्होंने टैक्स लगा दिया, महंगाई कर दिया। अब आप लोग हुकूमत में है तो IMF के कहने पे आपको करना पड़ रहा है। जी देखिए, when you are in an IMF program, IMF बजट नहीं बनाता, बट वो आपका बजट रिव्यू ज़रूर करता है, वो आपसे निगोशिएट करता है आपके बजट पे, और आपने जो उनके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, जो चीज़ें एग्री की हुई हैं, उसके ऊपर वो आपसे बात करता है कि भाई हाउ यू आर गोइंग टू रीपे, हाउ यू आर गोइंग टू सपोर्ट योर बजट, हाउ यू आर गोइंग टू डू द डेट सर्विसिंग, how you are going to run the government, how you are going to give the subsidy. So it's a negotiation. Budget is a negotiation. Once you are in IMF program, every budget that comes in an IMF program is a IMF negotiated budget. मैं ये कहूँगा आपको, बजाय ये कहना कि IMF बनाता है. Is there any chance?
मतलब कि सर मैंने आम आदमी के लिए आसानी से वो बोल दिया, बाकी आप दुरुस्त कह रहे हैं, बट इज़ देयर एनी चांस कि हम वो जो शहबाज शरीफ साहब ने कल भी कहा है कि ये IMF से हमें एक के बजाय $2 अरब मिल तो जाएंगे, लेकिन ये रास्ता नहीं है, मंजिल इसमें नहीं है, ख़ुद इन्हिसारी से ही करना पड़ेगा, तो इज़ देयर एनी चांस कि हम IMF के चुंगल से बाहर निकल सकें या निकलें? मैं तो समझता हूँ कि मैं बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। ये 22 या 23वीं दफ़ा पता नहीं हम IMF के पास गए हैं इन 70 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। तो ये तो अब देखें ना, ये तो पॉलिसीज़ के ऊपर है और हाउ कंसिस्टेंट दिस कंट्री स्टेज एंड प्लान्स द फ्यूचर। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम IMF के इस प्रोग्राम से कैसे निकलें, और इसमें मुल्क हैं जो निकलें। बांग्लादेश आपके पास एग्जांपल है, श्रीलंका आपके पास एग्जांपल है। वो बड़े सालों के बाद आफ्टर मेनी डिकेड श्रीलंका वापस IMF के पास गया बिकॉज दे रैन इनटू अ प्रॉब्लम। सो काफ़ी मुल्क हैं ऐसे who have entered with IMF program, have gone into IMF program. Let me ask you as a politician. जी. Let me ask you as a politician and also as an analyst. मांडवीवाला साहब, आपने बांग्लादेश की मिसाल दे दी। अब 1971 में पहले हमारा ही हिस्सा था ना, मशरकी पाकिस्तान। 1971 में वो बांग्लादेश बन गया और आज उसके ज़र मुबादला के ज़खायर 74 अरब डॉलर तक हैं और हम 8 कुछ अरब डॉलर, 44 अरब डॉलर तक हैं और हम 8 कुछ अरब डॉलर पर इस वक्त बैठे हुए हैं। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स हमसे बहुत ज़्यादा हैं, बांग्लादेश की करेंसी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बांग्लादेश के बाकी बहुत सारे मामलात हमसे बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तान में हुआ क्या? वेयर डिड वी गो रॉन्ग जो आज तक भुगत रहे हैं? देखिए, वी वेंट रॉन्ग बिकॉज बांग्लादेश स्टार्टेड राइजिंग व्हेन। आप ये ज़रा बांग्लादेश की हिस्ट्री निकालें 71 के बाद, व्हेन दे बिकेम इंडिपेंडेंट एंड दे हैड द विल टू पुट बांग्लादेश इन ऑर्डर। हमारे यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम इकॉनमी को पॉलिटिक्स का शिकार कर देते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इकॉनमी के साथ हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। और कई गवर्नमेंट्स ने, PMLN की गवर्नमेंट ने, हमने, इवन PTI गवर्नमेंट में शौकत तरीन साहब ने सबसे पहला काम ये किया कि जी सारी पार्टियों को फ़ोन किया कि जी मैं चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ चार्टर ऑफ इकॉनमी? चार्टर ऑफ इकॉनमी इज़ a plan to put Pakistan's economy in order, to put Pakistan financially in order. जी। और इसमें मैं आपको बताऊं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हर चीज़ पे सियासत होगी मगर इकोनॉमी पे सियासत नहीं होगी। न्यूक्लियर प्रोग्राम भी आपने बनाया है ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई हैव टू टेक अ ब्रेक दिस स्पॉट। सलीम मांडवीवाला साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। आपको दिखाते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक जलसे में खिताब करते हुए क्या कहा। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूँ, और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से MPA होता। जागो, मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया, तुम्हें फर्क पड़ा। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की है ना कि मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की, ये एक शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी ज़ात के हवाले से ये कह रहे हैं और उनको लगता है कि अगर मैं पंजाब का वज़ीर आला बन जाता तो पंजाब के हालात बेहतर होते। बुज़दार साहब को बिठा दिया, उसकी वजह से मामलात बड़े ख़राब हो गए और ये हालात हुए। लेकिन ये सिर्फ एक शाह महमूद कुरैशी की बात है। हमारा अलमिया ये है पाकिस्तान में कि अब जो भी इमरान खान जो कहते थे ना कि 74 साल का बिगाड़ है और इस मुल्क में करप्शन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, चीज़ों को ठीक करना है, वो ठीक क्या करना था कि जब पार्टी के अपने अंदर इतनी सियासत दर सियासत एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही थी कि आपस में ही लड़ते रहे, आपस में ही झगड़ते रहे, आपस में ही साजिशें करते रहे हैं, आपस में एक दूसरे की टांगें खींचते रहे हैं, आपस में ही इक़्तिदार की जंग में डले रहे हैं। इतनी पॉलिटिक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर थी, इतना कॉम्पिटिशन था, इतनी बेरहमी के साथ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था कि एक दूसरे को चेयरमैन के सामने, इमरान खान के सामने आपस में ही डिस्क्रेडिट करते रहे। मैं सिर्फ आपको ये बताने की
कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की नज़र में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स की नज़र में इमरान खान वॉज एन ऑल्टरनेटिव टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैव रूल्ड दिस कंट्री इन द पास्ट। लेकिन इमरान खान की अपनी पार्टी में जो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं ये हो रहा था, ये इक़्तिदार में आने से पहले भी हो रहा था, ये इक़्तिदार में होते हुए भी हो रहा था और ये इक़्तिदार से जाने के बाद भी हो रहा है। और यही वजह है कि इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होते, क्योंकि हमारे सियासतदान, हमारी सियासी जमातें इक़्तिदार को, सियासत को मुकद्दम रखती हैं, पॉलिसी को, प्लानिंग को, मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉन्ग टर्म विजन को पीछे रखती हैं। और इसी वजह से हमारा फिर ये हाल हो जाता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब को कहना पड़ जाता है 1 रुपए में PIA बेच देते हैं। 1 रुपया PIA खरीद लो, स्टील मिल, ये लंडे का माल बिक रहा है। 1 रुपया PIA खरीद लो, स्टील मिल खरीद लो। और खान साहब का प्रॉब्लम जो कल भी मैंने शॉर्ट सुनवाया था वही दोबारा सुनवाता हूँ आपको कि उन्होंने क्या कहा कि इस मुल्क के साथ क्या प्रॉब्लम है, मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। सुनिए। महंगाई है, जहां तक हमें पता है जुलाई में और बढ़नी है। आपके पास एक ही तरीका है कि हमारी मायशत को ठीक कैसे कर सकते हैं। जरदारी खानदान और शरीफ खानदान को जो बाहर अरबों डॉलर पड़ा है, आप आधा ही वापस ले आए ना तो वो ये बुरहान से निकल सकता है। बाकी आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इमरान खान का प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान ने पहले 22 साल और फिर 3.5 साल यानी कि कुल मिला के तकरीबन 26 साल अवाम को यह कहा है कि इनका अरबों डॉलर बाहर पड़ा है, जिसका कोई सबूत है नहीं, दिखाया नहीं, बस एक ज़बानी कलामी स्टेटमेंट है। अच्छा जी, जो इल्ज़ामात हैं वो 20, 25, 30 अरब तक के हैं ना, यहाँ पर हैं। अरबों डॉलर के कोई सबूत तो दिखा दे। 3.5 साल आप हुकूमत में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी, एजेंसीज आपके अंडर थी, कोई सबूत तो दिखा दें। बस आप हवा में एक बात करते हैं और कहते हैं उनमें से आधे भी वापस आ गए, मसाइल हल हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है ना, ये जब आप ये कहते हैं और फिर वो अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है चीज़, मुझे नहीं पता कितनी करप्शन हुई है नवाज शरीफ साहब के दौर में, जरदारी साहब के दौर में। ये इमरान खान साहब क्लेम करते हैं तो प्लीज़ हमें एविडेंस के साथ दिखाएं, एविडेंस के साथ दिखाएं। और अगर एविडेंस ही नहीं है और वो मुराद से ही जैसे कहता था अगले ही दिन इमरान खान के आने के बाद 200 अरब डॉलर वापस आएगा, वो बात झूठ साबित होगी ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, आप डायरेक्शन ठीक करें। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसको एड करना चाह रहा था, इंशाल्लाह कल एलैबोरेट करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।